हेलो बच्चों, मैं अभिषेक चौधरी आप सभी का पैराडाइज फैमिली में फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज मैं लेकर आया हूं हमारे क्लास 9th के केमिस्ट्री के लास्ट चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम का थर्ड पार्ट। अगर आपने पहले दो पार्ट नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाइए और पहले दो वीडियोस जरूर देख लीजिए ताकि आपको पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आए। और आज हम स्टडी करेंगे हमारे स्ट्रक्चर ऑफ एटम के मॉडल्स की, या जो एटम का जो स्ट्रक्चर है उसके लिए जो अलग अलग मॉडल्स मिले। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने आपको सेकंड लेक्चर में बताया था कि जो फर्स्ट मॉडल दिया था वो थॉमसन ने दिया था। इसके बाद हम जो मॉडल पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रदरफोर्ड मॉडल, और फिर जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बोहर मॉडल। तो हम थॉमसन मॉडल से स्टार्ट करते हैं। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, बहुत ज्यादा इसमें हमें दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा कि एक्चुअली में हमने वाटरमेलन देखा। थॉमसन ने क्या किया, अपने मॉडल को वाटरमेलन के बेस्ड पर दिया, उसे कंपेयर करके। अगर आप वाटरमेलन को बीच से कट करें तो आप देखते हैं कि वाटरमेलन के बीच में एक सराउंडेड जो एक रेड पार्ट होता है और उसके अंदर ब्लैक सीड्स इनबिल्ट होता है। तो थॉमसन का यही कहना था कि जिस तरह से वाटरमेलन के अंदर रेड पार्ट होता है उसी तरह से एटम के अंदर एक पॉजिटिव स्फीयर होता है, और जिस तरह से उस रेड पार्ट के अंदर ब्लैक शीट्स एम्बेडेड होते हैं उसी तरह से एटम के अंदर उस पॉजिटिव स्फीयर के बीच बीच में ब्लैक शीट्स की तरह इलेक्ट्रॉन फिल होता है। लेकिन हुआ क्या, अनफॉर्चुनेटली भाई साहब किसी तरह से इसको प्रूफ नहीं कर पाए, और जब प्रूफ नहीं कर पाए तो मॉडल फेल हो गया। तो बिना देर किए हुए हम स्टार्ट करते हैं थॉमसन एटॉमिक मॉडल एंड देखेंगे ध्यान से क्या है, क्या बताया गया है। दिस मॉडल इज ऑफन कॉल्ड वाटरमेलन मॉडल। इस मॉडल को और क्या कहते हैं, वाटरमेलन मॉडल कहते हैं। क्यों कहते हैं कि भैया वाटरमेलन से कंपेयर किया था। इन दिस मॉडल थॉमसन प्रिडिक्टेड द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द पॉजिटिव स्फीयर। इनका मानना यह था कि पॉजिटिव स्फीयर के अंदर, इन्होंने एक प्रेडिक्शन दी, इन्होंने का अनुमान लगाया कि इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो पॉजिटिव स्फीयर के अंदर होंगे। जस्ट सेम सीड्स ऑफ वाटरमेलन आर एम्बेडेड इन रेड पार्ट। जिस तरह से वाटरमेलन के अंदर रेड पार्ट में ब्लैक शीट्स होते हैं उसी तरह से पॉजिटिव स्फीयर के अंदर हमारे इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड होंगे। और यही मॉडल था थॉमसन मॉडल। अब थॉमसन मॉडल को हम आगे लेकर चलते हैं तो कुछ इस तरह से उन्होंने एक्सप्लेन किया, जैसे कि ये हमारा एक वाटरमेलन है जिसको हमने कट किया है। तो ये जो पॉजिटिव स्फीयर या ये कह लो ये जो रेड पार्ट है, अकॉर्डिंग टू थॉमसन इस तरह से एक पॉजिटिव स्फीयर होगा। जिस तरह से रेड पार्ट होता है तो एटम के अंदर का कैसा होगा, पॉजिटिव स्फीयर। और अगर आप गौर करें तो इसके अंदर ये जो ब्लैक शीट्स एम्बेडेड हैं कुछ इसी तरह से इसमें अरेंज होंगे या एम्बेडेड होंगे हमारे इलेक्ट्रॉन्स लाइक दिस। प्रॉब्लम क्या है, मेन प्रॉब्लम ये थी ऑल द मॉडल एक्सप्लेन्ड न्यूट्रलिटी ऑफ एटम। अगर हम इस मॉडल को देखें तो ये एटम की न्यूट्रलिटी को शो करने में कैपेबल था, क्योंकि भैया जितना पॉजिटिव स्फीयर होगा हम मान लेते हैं कि उसमें उतना ही नेगेटिव चार्ज अवेलेबल है। लेकिन बट कुड नॉट बी एक्सप्लेन द साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड ऑन द एटम। तो भैया ये न्यूट्रलिटी को तो बताने में सक्षम था कि भैया जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना नेगेटिव, लेकिन कैसे भी इसको साइंटिफिकली प्रूव नहीं कर सकता था, हेंस इट वाज डिस्कार्डेड। तो फाइनली इस मॉडल को फेल मान लिया गया। और कमियां जो थी वो सबसे बड़ी कमी ये थी, इट कुड नॉट ऑफर एनी एक्सपेरिमेंटली सपोर्ट। ये किसी भी तरह के एक्सपेरिमेंट को फेवर नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से इसको हमने फेल मान लिया। और दूसरा ये था, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट कैरीड बाय द अदर साइंटिस्ट। थॉमसन के खुद के तो किसी भी एक्सपेरिमेंट को फॉलो करता ही नहीं था, दूसरे साइंटिस्ट ने जो एक्सपेरिमेंट किए उसको भी फॉलो नहीं कर रहा था। तो फाइनली ये कंप्लीटली फेल हो गया। इसके बाद दूसरे साइंटिस्ट थे रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने एक मॉडल दिया जिसको हमने रदरफोर्ड मॉडल के नाम से जाना। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने गोल्ड फॉइल ली, एक वेरी थिन गोल्ड फॉइल, बिल्कुल पतली सी एक फॉइल ली और उस पर अल्फा पार्टिकल बॉम्बर्ड कर दिया। क्या हुआ, उन्होंने 3 रिजल्ट्स देखे। क्या, जैसे कि मान लीजिए एक गोल्ड फॉइल है, ठीक है ना। अब ऑब्वियसली गोल्ड फॉइल है, मेटर है, तो इसमें छोटे छोटे एटम तो होंगे ही होंगे, कुछ इस तरह से एटम्स होंगे बिल्कुल होंगे। तो जब उन्होंने अल्फा पार्टिकल बॉम्बर्ड की तो रिजल्ट क्या मिला, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल गो स्ट्रेट विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ, ज्यादातर अल्फा पार्टिकल जो थे वो सीधे निकल गए, ज्यादातर अल्फा पार्टिकल जो थे वो सीधे निकल गए, ज्यादातर अल्फा पार्टिकल जो थे वो सीधे निकल गए। आपको पता है बेटा, अल्फा पार्टिकल जो होता है ये पॉजिटिवली चार्ज होता है। कैसा होता है ये, पॉजिटिवली चार्ज। और क्या हुआ कि ज्यादातर सीधे चले गए। सीधे जाने का मतलब ये होता है कि रास्ते में कोई रुकावट ना होना। अगर आपके रास्ते में कोई रुकावट हो तो क्या आप सीधे जा सकते हो, नहीं, मुड़कर जाना पड़ेगा। तो सीधे जाने का मतलब ये कि खाली रास्ता मिल गया, बिल्कुल कोई रुकावट नहीं है, इसलिए सीधे चलते चले जा रहे हैं। और ये पार्टिकल बिल्कुल सीधे जा रहे थे। इसका रिजल्ट ये था, कंक्लूजन ये था कि भैया कि इसका मैक्सिमम पार्ट जो है वो खाली है, मतलब एटम का मैक्सिमम हिस्सा जो है वो ब्लैंक है, हॉलो है। क्या हुआ,
कुछ अल्फा पार्टिकल वापस लौट आए, कुछ अल्फा पार्टिकल वापस लौट आए, वेरी फ्यू, कुछ कुछ गिने चुने। अब गिने चुने वापस लौटे, तो वापस लौटने पर उन्होंने दिमाग लगाया कि पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज था, और पॉजिटिव से अगर ये पॉजिटिव वापस लौट रहा है तो जरूर सामने वाला भी कोई पॉजिटिव पार्टिकल ही होगा, क्योंकि अगर सामने वाला नेगेटिव होता तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव में अट्रैक्शन हो जाता, ये उससे कोलैप कर जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्या हुआ? कुछ अल्फा पार्टिकल वापस लौट आए, मतलब वहां पर जरूर कोई पॉजिटिव पार्ट अवेलेबल है, ठीक है ना। तो सेकंड क्या था? अ फ्यू अल्फा पार्टिकल कम बैक ऑन द सेम पाथ, कुछ अल्फा पार्टिकल वापस लौट आए। इससे अनुमान लगाया, जो निष्कर्ष निकाला, कंक्लूजन निकाला, वो ये था कि जरूर वहां पर कोई ना कोई पॉजिटिव पार्टिकल अवेलेबल है। कैसा पार्टिकल? पॉजिटिव। अब उन्होंने देखा कि कुछ पार्टिकल, अ वेरी फ्यू बेंड ओवर, कुछ पार्टिकल अपने ओरिजिनल पाथ पर ना जाकर थोड़े से बेंड हो गए, और इससे निष्कर्ष ये निकाला कि ये जो पॉजिटिव पार्ट एटम के अंदर है दैट इज वेरी स्मॉल। अगर ये ज्यादा होता तो पार्टिकल ज्यादा वापस लौट कर आते और बेंड भी ज्यादा करते, लेकिन वापस भी बहुत कम लौट कर आए, बेंड भी बहुत कम हुए। तो इससे निष्कर्ष ये निकाला कि एटम के अंदर जो पॉजिटिव पार्ट है दैट इज वेरी स्मॉल। और इसी को अब हम देखेंगे कुछ इस तरह से। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, देखिएगा ध्यान से। कुछ इस तरह से एक्सपेरिमेंट मिला हमने। यहां पर एक एटम को शो किया है जिसमें से जब अल्फा पार्टिकल बॉम्बार्ड हुए तो मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल के साथ में क्या हुआ? सीधे चले गए। कुछ अल्फा पार्टिकल वापस लौट आए और कुछ पार्टिकल अपने ओरिजिनल पाथ से बेंड कर गए। तो देखिए, इन दिस एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड बॉम्बार्ड एक्स रेजेस और अल्फा पार्टिकल, दोनों में से कोई भी, अपॉन थिन गोल्ड फॉइल। किस पर बॉम्बार्ड किया? थिन गोल्ड फॉइल पर। और जब उन्होंने एक्स रेजेस या फिर अल्फा पार्टिकल को गोल्ड फॉइल पर बॉम्बार्ड किया तो वहां पर 3 रिजल्ट्स देखने को मिले। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन फ्रॉम देयर ओरिजिनल पाथ। अपने ओरिजिनल पाथ पर उन्हें कोई भी डिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिला, जैसा जाना था बिल्कुल वैसे ही चले गए, सीधे एकदम, कोई डेविएशन। सेकेंड क्या था? अ फ्यू अल्फा पार्टिकल रिफ्लेक्टेड थ्रू द स्मॉल एंगल। कुछ अल्फा पार्टिकल जो थे छोटे से एंगल पर रिफ्लेक्ट कर गए। अ फ्यू, कुछ गिने चुने। एंड अ वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल कंप्लीटली टर्न बैक ऑन देयर पाथ। एक बहुत कम थे, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो अपने पाथ पर वापस लौट आए, कंप्लीटली टर्न बैक, जैसे जा रहे थे उसी रास्ते पर वापस लौट आए। अब इससे निकाले ऑब्जर्वेशन। क्या ऑब्जर्वेशंस देखने को मिले वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल जो स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं, most of the alpha particle is straight through the gold foil without any deflection. It shows, इसकी वजह से दिमाग में आया, इसने रिजल्ट दिया that there is a lot of empty space in the atom, कि एटम के अंदर एक बड़ा स्पेस जो है वो खाली स्पेस है। नेक्स्ट क्या था? the observation that some of the alpha particle deflected. कुछ अल्फा पार्टिकल बेंड कर गए थे ना, कुछ बेंड कर गए थे ना। इससे क्या क्लियर हुआ कि पॉजिटिव जो है वो किसी से बेंड कर रहा है, डर के भाग रहा है, और पॉजिटिव भागेगा किससे दूर? पॉजिटिव से। पता है ना, पॉजिटिव से भागता है। तो सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन द एटम, जैसे क्लियर हुआ कि जरूर एटम के सेंटर पे कुछ पॉजिटिव चार्ज है। एंड थर्ड क्या था? द ऑब्जर्वेशन दैट अ वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल कंप्लीटली टर्न बैक। बहुत कम ही पार्टिकल थे जो पूरे के पूरे पाथ पर वापस लौट आए, जिस रास्ते पर जा रहे थे उसी रास्ते पर वापस लौट आए। इसका मतलब ये कि जो पॉजिटिव पार्ट था इन द सेंटर ऑफ एटम इज वेरी स्मॉल, वो बहुत छोटा था। इसके ठीक बाद अब हम बात करेंगे ड्रॉबैक्स की। ड्रॉबैक्स का मतलब कमियां। काफी हद तक सही रिजल्ट थे, लेकिन कमियां इसमें भी थी, और वो कमियों में सबसे बड़ी कमी ये थी कि इन्होंने ये तो बता दिया कि मैक्सिमम स्पेस खाली है, सेंटर पर पॉजिटिव है, ठीक है, लेकिन फिर भी ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की स्टेबिलिटी को शो नहीं कर पाए कि आखिर इलेक्ट्रॉन कहाँ अरेंज है और प्रोटॉन कैसे अरेंज है एटम के अंदर। तो सबसे पहले जब हम ड्रॉबैक्स की बात करेंगे तो रदरफोर्ड एटम could not explain the stability of atom. ये एटम की स्टेबिलिटी को शो नहीं कर सके। He did not explain electron in each orbit. जैसा कि हम करंट मॉडल, बोहर मॉडल पढ़ते तो हमें पता है कि ईच ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स है, लेकिन रदरफोर्ड ने इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिट के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन नहीं कर पाया। चलिए, यहां पर ये रदरफोर्ड मॉडल खत्म हो जाता है, रदरफोर्ड मॉडल के ड्रॉबैक्स भी हो जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम डिस्कशन करते हैं इस लेक्चर के लास्ट टॉपिक, और दैट इज बोहर मॉडल। ये मॉडल वो मॉडल है जिसको नील्स बोहर ने दिया, और इस मॉडल को ही हम करंट में स्टडी करते हैं। करंट में स्टडी से मतलब ये जो मॉडर्न मॉडल है जिसको हम अब आज के समय में स्टडी कर रहे हैं वो नील्स बोहर का। ये द प्रेजेंट कंसेप्ट ऑफ द एटम वाज गिवन बाय नील्स बोहर। प्रेजेंट कंसेप्ट किसने दिया था? नील्स बोहर ने। द बोहर्स मॉडल ऑफ द एटम
कैन बी डिस्क्राइब एज फॉलोइंग। इसको डिस्क्राइब करेंगे हम, ध्यान से देखिएगा। द एटम इज मेड अप ऑफ 3 पार्टिकल्स। बोहर मॉडल के टाइम पर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों डिस्कवर्ड हो गए थे, तो उन्होंने यही बताया कि जो एटम है वो सब एटॉमिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर बना होगा। आगे क्या कह रहे थे? द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर लोकेटेड इन द स्मॉल न्यूक्लियस एट द सेंटर ऑफ द एटम। ये सबसे पहले नील्स बोहर ने बताया था कि ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ये एटम के अंदर उसके सेंटर पर होंगे, जिसमें प्रोटॉन पॉजिटिव है और न्यूट्रॉन जो है वो नेगेटिव है। एंड द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व रैपिडली अराउंड द न्यूक्लियस इन द फिक्स्ड सर्कुलर पाथ कॉल्ड एनर्जी लेवल और सेल। फिर इन्होंने बताया कि न्यूक्लियस के चारों ओर बैलेंस सेल्स होंगी, लेवल ऑफ सेल्स, एनर्जी सेल। सबसे बाहर वाली सेल को बैलेंस सेल कहते हैं, बकाया क्या हो जाती है? लेवल और सेल। और इन्हीं में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, फिक्स इलेक्ट्रॉन जो एक ऑर्बिट में हो सकते हैं। मतलब मिनिमम की लिमिट नहीं है, मैक्सिमम एक ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं ये फिक्स्ड था, और इसके बारे में बताया था नील्स बोहर ने। एंड देयर इज अ लिमिट टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच ईच एनर्जी लेवल कैन होल्ड, कि किसी भी एनर्जी लेवल का एक लिमिट है कि उस वो कितने इलेक्ट्रॉन होल्ड कर सकता है। जैसे कि अगर हम पहली सेल की बात करें उसमें 2, उसके बाद नेक्स्ट की बात करें तो 8, फिर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 4 सेल्स होती है, के एल एम एन, तो उनकी बात करेंगे तो थर्ड सेल में 18 होते हैं और फोर्थ में 32। लेकिन जब आप थोड़ा सा इसको डीपली पढ़ेंगे, 118 एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, तो नंबर ऑफ सेल्स जो हो जाती है 7 हो जाती हैं, के एल एम एन ओ पी क्यू। और वहां पर आप पढ़ेंगे पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड में 8, थर्ड में 8, फोर्थ में 18, फिफ्थ में 18, सिक्स में 32 और 7 हो जाती है इनकम्प्लीट। लेकिन हम अकॉर्डिंग टू 9th क्लास देखेंगे, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी सिलेबस देखेंगे तो हमें पता चलेगा, ध्यान से चलिए 2 पॉइंट ये रह गए थे, हम इनको भी क्लियर कर देते, फिर हम नेक्स्ट स्पेशल मॉडल दिखाएंगे। ईच एनर्जी लेवल इज एसोसिएटेड विद फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी। जब उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स है तो उसमें अमाउंट ऑफ एनर्जी भी फिक्स्ड है। एंड देयर इज अ नो चेंज इन द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एज लॉन्ग एज दे कीप रिवॉल्विंग द सेम एनर्जी लेवल एंड द एटम रिमेन स्टेबल। और भैया इलेक्ट्रॉन जो है वो तेजी से घूम रहे हैं लेकिन फिर भी वो अपनी एनर्जी लूज नहीं करते, वो सेम एनर्जी से उसी ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। और मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, आप इसको कमेंट सेक्शन में बताएंगे, देखेंगे कौन कौन बच्चा इस प्रश्न का सही जवाब देता है। बकाया तो मैं तो बता ही दूंगा कि भैया जब हम अगर मूव करते हैं तो एनर्जी लूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन रेगुलर जब इतनी तेजी से मूव कर रहे हैं तो क्या वो एनर्जी लूज नहीं करते? और अगर एनर्जी लूज करते हैं तो धीमे से उनको कोलैप्स कर जाना चाहिए था, क्योंकि भैया आपके सेंटर पर आप देखेंगे तो पॉजिटिव चार्ज है, तो घूम रहे हैं, धीमे धीमे एनर्जी कम होगी कम होगी कम होगी और कोलैप्स कर जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता, इलेक्ट्रॉन रेगुलर उसी एनर्जी के साथ घूमते रहते हैं, तो आखिर उनकी एनर्जी लूज क्यों नहीं होती? ये क्वेश्चन आपके लिए ढूंढिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए अब हम बात करते हैं अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एटम। वो हमें कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा, जैसे कि ये रेड और येलो पार्टिकल हमने दिए, ये आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो जाएंगे। ये जो पहली वैलेंस सेल होती है दैट इज के सेल, सेकंड वैलेंस सेल एल सेल, थर्ड वैलेंस सेल एम, और ये जो फोर्थ सेल है दैट इज एन सेल, के एल एम एन। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ये 4 सेल्स होती हैं जिनमें हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अरेंज होते हैं। तो फर्स्ट एनर्जी लेवल को हमने क्या नाम दिया? के सेल। इसी तरह से अगर हम सेकेंड एनर्जी लेवल की बात करेंगे तो उसको हम कहते हैं एल सेल, थर्ड एनर्जी लेवल की बात करेंगे दैट इज एम सेल, और फोर्थ एनर्जी लेवल की बात करेंगे दैट इज एन सेल। तो ये 4 सेल्स हमें दी गई हैं, 4 सेल्स हमें दी गई हैं। द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम इज द हाईएस्ट एनर्जी लेवल। जो सबसे बाहर वाली सेल होगी उसका एनर्जी लेवल कैसा होगा? हाईएस्ट होगा। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट्स। अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ये डिपेंड करता है कि जो एटम की आउटर मोस्ट सेल है उसने कितने इलेक्ट्रॉन होल्ड किए, ये उसके अकॉर्डिंग जाएगा, ठीक है ना, बैलेंसी के अकॉर्डिंग। और आप देखते हैं जैसे कि टोटल मान लीजिए हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो आप ऐसे समझ लीजिए, इसको हम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिफाइन कर सकते हैं कि कौन सी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2n² से। जैसे कि अगर हम बात करें कि फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे तो हमने n की वैल्यू रख दी 1, और n की वैल्यू जैसे 1 रखेंगे तो 2 × 1 का स्क्वायर दैट इज 2, तो पता चलेगा फर्स्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो 2 होते हैं। अगर हम बात करेंगे सेकंड सेल की तो n की वैल्यू हो जाएगी 2, तो 2 × 2 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 2 जा 8, तो सेकंड सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 8। इसी तरह से अगर हम थर्ड सेल की बात करें n = 3, तो 2 × 3 का स्क्वायर दैट इज 9 2 जा 18, तो हमें पता चलेगा थर्ड सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं, 18 होते हैं। इसी तरह से 2 × 4 का स्क्वायर दैट इज 16 2 जा 32,
तो यहां से क्लैरिटी मिलेगी कि फर्स्ट सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2, सेकंड में 8, थर्ड में 18, फोर्थ में 32 अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। 7 सेल्स में ये चेंज हो जाता है। तो यहीं से हमें देखने को मिलेगा, ध्यान से देखेंगे, द फर्स्ट एनर्जी लेवल में n इज इक्वल टू 1, सेकंड के लिए n इज इक्वल टू 2, थर्ड के लिए n इज इक्वल टू 3, फोर्थ के लिए n इज इक्वल टू 4 एंड द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन व्हिच कैन बी अकोमोडेड इन k सेल। k सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2। l की बात करेंगे तो l में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 8, m की बात करेंगे तो 18 और अगर n की बात करेंगे तो 32, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। चलिए यहां पर हमारा ये थर्ड लेक्चर भी खत्म होता है। अगर आपने पैराडाइज क्लासेस को अब तक फॉलो नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, हमें फॉलो करिए और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ थर्डली से शेयर कर दीजिए। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, हम आपका डाउट जरूर सॉल्व करेंगे। मिलते हैं लास्ट लेक्चर में। स्ट्रक्चर ऑफ एटम यहां पर समाप्त हो जाएगा, इसके बाद मतलब एक लेक्चर और आएगा उसके बाद। तब तक के लिए नमस्कार।